नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ क्रमांक 5 पारिवारिक मूल्य, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में निर्णय लेने में सहभाग, ईमानदारी तथा बेईमानी के परिणाम, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सहयोग से लाभ, सहिष्णुता और स्त्री पुरुष समानता के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब हम देखते हैं निर्णय लेने में सहभाग। बताओ तो, आपके परिवार में सैर पर जाने का निर्णय कैसे लेते हैं? क्या आप सैर पर जाने के स्थान के विषय में सुझाव देते हो? क्या आप यह बताते हो कि छुट्टियों में किन अतिथियों को अपने घर बुलाना है? परिवार के त्योहार उत्सव की तैयारी में क्या आप किसी प्रकार की सहायता करते हो? क्या आप इन सब में सहभाग लेते हो? तो परिवार में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। प्रत्येक की रुचि अरुचि अलग अलग होती है। विचार और मत भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम भी दूसरों की अपेक्षा अलग है। यद्यपि ऐसा होने पर भी अनेक बातों में हमारे विचार और मत एक दूसरों से मिल सकते हैं। हम में एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा आत्मीयता होती है। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खोज खबर लेते हैं। परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेते समय एक दूसरे से पूछते हैं। आपस में बातचीत करके ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सबको स्वीकार होगा। इस पद्धति से हम सभी लोग परिवार का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। परिवार के निर्णय में हमें अवश्य सहभागी होना चाहिए। केवल दूसरों की बातें सुनकर उसके आधार पर अपना विचार मत बनाओ। हमें जो कहना है उस पर अपना मत प्रस्तुत करना चाहिए। अब निर्णय लेने में सहभागी होने पर क्या होता है? क्यों हमें निर्णय लेने में सहभाग लेना चाहिए? उससे हमें क्या होता है? प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। तो हमें अपनी राय है वो बताने के लिए हमें मौका मिल जाता है। और क्या होता है? एक दूसरे के साथ विचार करके निर्णय लेने से उस विषय पर चर्चा होती है और सभी पहलू समझ में आते हैं। यह जानकर कि परिवार में हमारे मत को महत्व दिया जाता है, हमें परिवार के प्रति अधिक निकटता प्रतीत होने लगती है। अपने परिवार के कुछ निर्णयों में जैसा हमारा सहभाग होता है, वैसा ही हमारी सार्वजनिक समस्याओं के विषय में भी होता है। समाचार पत्रों में हम जन सहभाग के कुछ समाचार पढ़ते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे परिसर में कई छोटे छोटे परिवर्तन होने चाहिए। परिसर के परिवर्तनों के विषय में सभी लोगों का सामूहिक निर्णय लेना हितकारी होता है। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार सार्वजनिक समस्याओं के विषय में निर्णय लेती है। यदि सरकार द्वारा लिया गया कोई निर्णय अनुचित लगे तो उस पर हम अपना मत दे सकते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में हम सहभागी हो सकते हैं। ईमानदारी तथा बेईमानी का व्यवहार। यहाँ पे कुछ प्रसंग दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। पहला प्रसंग है, आफरीन ने मीनू से पेंसिल मांगी, लिखने के बाद उसने पेंसिल वापस कर दी। हम भी बहुत बार अपने दोस्तों से कुछ वस्तु लेते हैं, पेन पेंसिल वगैरह लेते हैं, और काम हो जाने के बाद हम क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। उसी प्रकार आफरीन ने मीनू को पेंसिल दे दी। अब ये इस बात में हमें कौन सा गुण दिखाई देता है? ईमानदारी। अगला प्रसंग हम देखते हैं, शमा साइकिल से गिर पड़ी। माँ को बताते समय उसने कहा, नेहा ने मुझे गिराया इसलिए मैं गिर गई। क्या इस प्रसंग में शमा ने सही किया?
तो नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, झूठ बोला। ये तो बेईमानी जैसा हो गया। उसने ईमानदारी से बताना चाहिए कि मैं खुद अपने आप गिर गई। अब हम देखते हैं ईमानदारी तथा बेईमानी के क्या क्या परिणाम होते हैं। हमसे अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती रहती है, कभी भूलें भी हो जाती है। कोई भूल हो गई है यह बात ध्यान में आती है। अगर भूल हो जाती है यह बात हमारे ध्यान में आते ही उसके विषय में माता पिता, भाई बहनों तथा मित्र से खुलकर बात करनी चाहिए। हमारी भूल हमें छुपानी नहीं चाहिए। परिणाम स्वरूप हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का अवसर मिलता है और हमारी ईमानदारी भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ अपना काम सच्चाई से करना भी आवश्यक है। रिश्तों के पारस्परिक विश्वास को प्रयत्नपूर्वक बनाए रखना और किसी को धोखा न देना, यह भी ईमानदारी का लक्षण है। ईमानदारी हमें निर्भय बनाती है। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हमारे मन में कोई संकोच नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहता है। इसके विपरीत बेईमानी का व्यवहार करने पर हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। परिवार तथा अपने सार्वजनिक जीवन में भी हमें ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब में आदर की भावना होती है। इसीलिए कहा जाता है ईमानदारी हमारी शक्ति है। ईमानदारी हमारी शक्ति है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का क्या महत्व है? तो हमारे सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह मिलती है। बस अथवा रेल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने पर क्या होगा? हमारी परिवहन व्यवस्था घाटे में आ जाएगी और कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से टिकट लेकर चले तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ईमानदारी के व्यवहार से सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ईमानदारी का बोध हमारे सार्वजनिक जीवन के अनुशासन तथा कार्यक्षमता की वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होता है। अब सहयोग से लाभ। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, किसी से सहायता लेते भी है, इससे हमें कौन सा लाभ होता है? तो परिवार दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार सामूहिक खेल खेलते समय खिलाड़ियों में पारस्परिक सहयोग जितना आवश्यक होता है उतना ही उनका खेल अच्छा होता है। खेल की सहयोग भावना खेल तक ही सीमित न रखकर उसे अपने सामाजिक जीवन में भी लाना चाहिए। सामाजिक जीवन में सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें भी दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। गांव अथवा शहर का मेला, उर्स, रैली आदि कार्यक्रम एक दूसरे के सहयोग से ही यशस्वी रूप में संपन्न होते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रसंग दिया गया है, बच्चों में चर्चा चल रही है। क्या चर्चा हो रही है? तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों दोस्त दिखाई दे रहे हैं। उनमें क्या चर्चा हो रही है? पहले कौन बात कर रहा है? वो लड़का बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा। परंतु अपने समूह में सविता और समीर को नहीं लेना है। सविता बहुत बकबक करती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है। तो उसकी दोस्त क्या कहती है? तो क्या हुआ? सविता गाना अच्छा गाती है, समीर अच्छे चुटकुले सुनाता है। हम उनसे कहेंगे, वे हमारी बात सुनेंगे, हम उन्हें अलग नहीं करेंगे। तो इन दो दोस्तों में क्या बात हो रही है? जब वो लड़का कहता है कि सविता और समीर को हमें हमारे साथ नहीं लेना है, सैर पर जाने वाले थे तो साथ में नहीं लेना है, ऐसा वो लड़का कहता है। तब वो उसकी दोस्त उसे क्या समझाती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे,
हम उनके अंदर जो अच्छाइयाँ है वो भी हमें देखना है। सविता अच्छा गाना गाती है और समीर अच्छे चुटकुले सुनाता है। तब वो दोस्त समझ जाता है, बहुत सही, मेरे ध्यान में ही नहीं आया, आओ हम सब मिलकर शहर की तैयारी करते हैं। तो हमें भी अपने दोस्तों को समझ लेना चाहिए। हम हमेशा उनकी गलत चीज़ों को ही देखते हैं, लेकिन कई बच्चों में उनके अंदर अच्छाइयाँ भी होती है। तो और दूसरी दोस्त उनकी क्या कह रही, हाँ गायत्री जो कहती है वह बिल्कुल ठीक है, सविता से हम नए गाने सीखेंगे, समीर से हम अच्छे अच्छे चुटकुले सुनेंगे। तो इस तरह जो विवाद का मुद्दा बनने वाला था वो सुलझ गया। अब हम सहिष्णुता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सहिष्णुता का क्या अर्थ है? तो हम सभी में कुछ गुण दोष होते हैं। अभिभावकों तथा सखा सहेलियों की मदद से हम अपने दोष दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरों को स्वीकार होंगे ऐसा नहीं होता। हमारे मित्रों के बीच कभी कभी मतभेद होते हैं। ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा न मानकर दूसरों की बातें भी समझनी चाहिए। समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी किया जा सकता है। सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। सहिष्णुता का क्या अर्थ है? अपने से भिन्न मतों का आदर करना, यानी दूसरे के मत का भी हमें आदर करना चाहिए, दूसरे का भी हमें सुन लेना चाहिए। हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया गया है। विविध धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ रहते हैं। इन कारणों से सभी को सहिष्णुता का पालन करना आवश्यक है। विविधता की सुरक्षा सहिष्णुता के कारण ही होती है। विविधता हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। सहिष्णुता सामाजिक सौहार्द का पहला चरण है। इसके कारण हम दूसरों का भी विचार सहानुभूतिपूर्वक करते हैं। अपने परिसर की समस्याओं के निराकरण का प्रयत्न हम सहिष्णुता के कारण करते हैं। अब हम स्त्री पुरुष समानता क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं। उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अपने मित्रों की संगति में हम सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। समानता की यह भावना हमें भविष्य में भी नागरिक के रूप में बनाए रखनी चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना है, स्त्री पुरुष समानता का अर्थ क्या है? तो लड़का लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को क्या मानना? समान मानना है। यही स्त्री पुरुष समानता है। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर सकते हैं, सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा स्त्री और पुरुषों की समान आवश्यकताएं हैं। स्त्री और पुरुष की समान आवश्यकताएं कौन कौन सी है? तो भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा। समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। ऐसी सुख सुविधाओं पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुषों को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। अभी हमने इस पाठ में क्या सीखा? तो परिवार के छोटे बड़े निर्णयों में सबका सहयोग होना चाहिए।
हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। सहिष्णुता तथा सहयोग के कारण हमारा सामूहिक जीवन निरामय और सामंजस्यपूर्ण होता है। सहिष्णुता के कारण विविधता की सुरक्षा हो सकती है। स्त्री पुरुष समान होते हैं, इनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। अब हम इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है उसके बारे में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। अ, ईमानदारी हमारी डैश डैश है। ईमानदारी हमारी क्या है? शक्ति है। आ, सामाजिक जीवन में सभी को डैश डैश की आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन में सभी को किसकी आवश्यकता होती है? सहयोग की आवश्यकता होती है। हमारे देश में सहिष्णुता प्रवृत्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पे हमने क्या उत्तर लिखा? कौन सा शब्द लिखा है? सहिष्णुता। ई, समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग डैश डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रगति कर सकते हैं। समानता की भावना की वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर सकते हैं। इस तरह हमें रिक्त स्थान के शब्द पुस्तक में से, पाठ में से ढूंढकर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। अ, प्रश्न क्रमांक अ, परिसर के परिवर्तनों के विषय में निर्णय किसे लेने होते हैं? इसका उत्तर है परिसर के परिवर्तनों के विषय में परिसर के सभी लोगों को मिलकर निर्णय लेने होते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो परिसर का तो हमें परिसर के सभी लोगों को मिलकर लेना होता है। यह ऐसा उसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक आ, सहिष्णुता का अर्थ क्या है? हमने पढ़ा इस पाठ में, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? तो सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। क्या लिखेंगे? अपने से भिन्न मतों का आदर करना। प्रश्न क्रमांक ई, स्त्री पुरुष समानता किसे कहते हैं? हमने इस पाठ में पढ़ा है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना, इसे ही हम स्त्री पुरुष समानता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक ई, स्त्री पुरुषों की समान आवश्यकताएं कौन सी है? इस पाठ के अंतिम चरण में हमने देखा कि स्त्री पुरुष दोनों की समान आवश्यकताएं कौन कौन सी है? तो भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, ये स्त्री पुरुषों की समान आवश्यकता है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 2। अब प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, यानी 2-3 वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है संक्षेप में। प्रश्न क्रमांक अ, परिवार की निर्णय प्रक्रिया में तुम किस प्रकार सहभागी होते हो? हम अपने परिवार के साथ निर्णय लेते समय हम कैसे सहभागी होते हैं? इसका उत्तर हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उत्तर? परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अरुचि, विचार और मत भिन्न भिन्न होते हैं। परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेते समय आपस में एक दूसरे से पूछकर और बातचीत करके ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सबको स्वीकार हो। प्रश्न क्रमांक आ, सहिष्णुता की भावना कैसे उत्पन्न होती है? हमने पाठ में पढ़ा है सहिष्णुता की भावना कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने मित्र सहेलियों की मदद से अपने दोष दूर कर सकते हैं। अपनी बात को सही न मानकर दूसरों की बातों को भी समझना चाहिए। अपने से भिन्न मतों का आदर करते हुए दूसरों के विचारों को भी सुनना चाहिए। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। इस तरह आज हमने
पाठ क्रमांक 5 पारिवारिक मूल्य, इस पाठ का अध्ययन किया और इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है वो कैसे हमें लिखना है इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।